नमस्कार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ के ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म पर आज के पुनः आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की वीडियो सीरीज में आज हम इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, क्योंकि हमने अभी तक जो पार्ट पढ़ा है भारतीय राज्य व्यवस्था में इंडियन पॉलिटी में, वो हमने अभी तक संविधान की एक आउटर जो ओवरव्यू है उसके बारे में सारे लेक्चर देखे हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है। इसके बाद में हमने देखा कि संविधान में शामिल होने वाली अनुसूचियां कौन कौन सी है। आज हम जो एक बेसिक बात करने वाले हैं पूरे संविधान के संदर्भ में है ये, क्योंकि हम आगे जब इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे, संविधान को पढ़ेंगे, तो हमें बार बार कुछ जगह पर हमें ऐसे संविधान संशोधन पढ़ने पड़ेंगे जो टाइम टू टाइम भारतीय संविधान में हुए हैं। कुल मिलाकर वर्तमान तक की बात करें तो 106 संविधान संशोधन अब तक हमारे संविधान में किए जा चुके हैं। तो ये हर एक भाग के अंदर हमें दिखाई देंगे। जैसे हमने प्रस्तावना में भी देखा था कि वहां 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी तरीके से हमने अनुसूची में भी बात की थी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा या पहले संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे संविधान संशोधन की हम अब तक बात कर चुके हैं टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले हम इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ही समझेंगे कि यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है और किस प्रक्रिया के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर हमारा डिपेंड रहने वाला है वो भारतीय संविधान के संशोधन और उसकी प्रक्रिया के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान के संशोधन के बारे में संविधान के अंदर क्या प्रावधान किए हुए हैं उनके बारे में अपने एक जनरल सी बात करते हैं। पहले भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखिए आप, भारतीय संविधान की संविधान संशोधन प्रक्रिया क्या है, ये संविधान संशोधन प्रक्रिया और कौन से भाग में संविधान संशोधन के बारे में संविधान के अंदर सारी तथ्य दिए गए हैं। देखिए आप, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अगर मूल रूप से हम देखें तो भारतीय संविधान में एक अलग भाग बनाकर इसको स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान का भाग 20 जो है, और आर्टिकल की मैं बात करूं, अनुच्छेद की मैं बात करूं तो अनुच्छेद नंबर 368 जो है उसमें भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। यानी कि संविधान में संशोधन का एक प्रारूप जो है या एक प्रक्रिया जो समझाई गई है वो भाग 20 के अंदर अलग से एक संविधान का भाग बनाकर और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और ये जो प्रक्रिया हमने ली है वो वास्तव में हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अगर कोई विदेशी संविधान, इसका स्रोत अगर हम कहें तो वो हमारे पास कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान है। उस संविधान में जैसी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है लगभग उसी प्रकार की संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में शामिल की गई है। अब हम अगर देखें भारतीय संविधान में संशोधन किस टाइप से हो सकता है, तो देखिए भारतीय संविधान में जब संशोधन की बात आएगी तो संशोधन हमारे पास 3 प्रकार से हो सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया होती है ये हमारे पास 3 टाइप की हो सकती है। एक तो वो संशोधन जो सामान्य संशोधन की श्रेणी में आते हैं, ऐसे संशोधन को अपने सामान्य या साधारण संशोधन बोलते हैं। साधारण संशोधन एक तो हमारे पास इस प्रकार के संशोधन होते हैं। दूसरे हमारे पास संविधान में होने वाले वे संशोधन होते हैं जो हम अनुच्छेद नंबर 368 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो दूसरे संविधान संशोधन वो होते हैं जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में किए जाते हैं। कहने का मतलब भारतीय संविधान में जो संशोधन होते हैं वो 368 की प्रक्रिया के अलावा भी किए जा सकते हैं। कहने का मतलब ऐसी प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में नहीं लिखी गई है बल्कि 368 से बाहर है, ये उस प्रक्रिया के माध्यम से भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। तो ऐसी तमाम बातें या ऐसे तमाम तथ्य जो संविधान में अनुच्छेद 368 से बाहर संशोधित होते हैं या इस प्रक्रिया के द्वारा न होकर एक साधारण या सामान्य प्रक्रिया के द्वारा संशोधित होते हैं, उन सभी संशोधनों को अपने सामान्य या साधारण संशोधन कहते हैं। और दूसरे हमारे पास, मैं अगर दूसरे शब्दों में ये कहूं कि कुछ विशेष संशोधन हो सकते हैं भारतीय संविधान में, और जो विशेष संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमें आर्टिकल 368 के अंतर्गत दिखाई देती है। तो अगर मैं ये कह दूं कि भारतीय संविधान में सभी संशोधन 368 से होते हैं या आर्टिकल 368 से होते हैं, तो ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान के अंदर संशोधन 368 की प्रक्रिया के अलावा भी किए जा सकते हैं। ऐसे तमाम जो संशोधन होते हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं, सामान्य या साधारण संशोधन माने जाते हैं। अब ये सामान्य और विशेष जो हमने इनको नाम दे रखे हैं, ये
एक तरीके से संविधान संशोधन के दौरान जो हमें आवश्यक बहुमत चाहिए, जितनी हमें मेजोरिटी चाहिए, उस बहुमत के आधार पर दे रखे हैं। अगर साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जाती है तो उसको हम सामान्य संशोधन बोलते हैं। यानी कि ऐसे संविधान संशोधन जिनमें संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, वो तमाम प्रकार के संशोधन हमारे कैसे होते हैं? सामान्य या साधारण संशोधन होते हैं। लेकिन मैं बार बार आपको एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि ये सामान्य या साधारण संशोधन जो होते हैं, ये आर्टिकल 368 में जो प्रक्रिया बताई गई है उससे अलग प्रकार की प्रक्रिया से होते हैं। तो सभी संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं है, बल्कि 368 से बाहर भी सामान्य संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किए जा सकते हैं। तो जो साधारण बहुमत के द्वारा संसद के द्वारा जो संशोधन होते हैं उनको अपने सामान्य या साधारण संशोधन बोलते हैं। और जिस प्रक्रिया में हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे तमाम जो संशोधन होते हैं उनको हम विशेष संशोधन बोल सकते हैं। और ये तमाम संशोधन आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि आर्टिकल 368 के अंदर वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो विशेष बहुमत के माध्यम से या विशेष प्रक्रिया के माध्यम से पूरी होती है। और यहां हम देखने वाले हैं कि हमारे पास साधारण बहुमत से हमारा अर्थ क्या है, या साधारण बहुमत हम किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने इन दोनों शब्दों के मीनिंग समझते हैं। आप थोड़ा सा इन शब्दों के ऊपर केयरफुली गौर करना कि ये शब्द वास्तव में है क्या। देखो, मैं आपको दो चीजें यहां पहले बता देता हूं कि साधारण बहुमत हम किसे बोल रहे हैं, साधारण बहुमत ये क्या होता है, और दूसरा हम देख लेते हैं कि हमारे पास विशेष बहुमत क्या होता है। अक्सर विद्यार्थी इस शब्दों के अंदर कंफ्यूज्ड रहते हैं कि साधारण बहुमत और विशेष बहुमत ये क्या होते हैं। देखिए, आप साधारण बहुमत का हमारा अर्थ क्या है। जैसे मैं लोकसभा की बात करता हूं, लोकसभा की टोटल सदस्य संख्या मान लो हमारे पास 543। लोकसभा की निर्धारित कुल सदस्य संख्या हमारे पास कितनी है? 543 है। जब कोई विधेयक संविधान संशोधन को लेकर लोकसभा में आया, लोकसभा में संविधान संशोधन करने के लिए कोई विधेयक रखा गया जो सामान्य संशोधन वाला है, जिसमें संशोधन सामान्य प्रक्रिया से किया जाएगा, तो लोकसभा में उस दिन उपस्थित सदस्यों की संख्या मान लो 510 थी। सपोज दैट टोटल सदस्य संख्या लोकसभा की 543 है, लेकिन उस दिन उपस्थित सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी थी? 510 थी। जब वोटिंग हुई हमारी, तो वोटिंग के टाइम मतदान करने वाले सदस्य सपोज दैट हमारे पास 500 थे। 10 लोग ऐसे थे जो उपस्थित तो थे, लेकिन उन्होंने संविधान संशोधन बिल के ऊपर वोट नहीं डाला, ना तो पक्ष में डाला ना विपक्ष में डाला, किसी भी पक्ष में नहीं डाला, न्यूट्रल रहे वो, वोट उन्होंने अपना नहीं दिया। तो मतदान करने वाले सदस्य जो हैं वो हमारे कितने हैं? 500 है, 500। तो इस स्थिति में साधारण बहुमत हम किसे बोलेंगे? तो उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका 50% प्लस 1, 50% प्लस 1, यानी कि आधे से अधिक बहुमत अगर हो जाए, कहने का मतलब अगर 500 में से 251 सदस्य अगर किसी विधेयक के पक्ष में हो और उसको पास कर दे, तो इस प्रक्रिया को हम बोल सकते हैं कि यह साधारण बहुमत की प्रक्रिया है। संसद की साधारण बहुमत की प्रक्रिया है जब मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से एक अधिक वोट अगर पक्ष में गिर जाए, तो इस प्रक्रिया को अपने समझते हैं साधारण बहुमत की प्रक्रिया, साधारण बहुमत की प्रक्रिया। तो ऐसे तमाम संशोधन जो लोकसभा या राज्यसभा में साधारण बहुमत के माध्यम से पास किए जाते हैं, वो तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं जो हैं उनको हम संविधान का टाइप फर्स्ट बोल सकते हैं। ये हमारे संविधान संशोधन का टाइप फर्स्ट है हमारे पास, जिसमें संविधान में संशोधन हम कौन सी प्रक्रिया से कर रहे हैं? सामान्य या साधारण संशोधन की प्रक्रिया से कर रहे हैं। ये वो संशोधन की प्रक्रिया है जो आर्टिकल 368 से बाहर है, यानी कि अनुच्छेद 368 में जो प्रक्रिया दी गई है वो साधारण बहुमत वाली प्रक्रिया नहीं है। मेरे कहने का अर्थ ये, इसके संबंध में या इसके अपोजिट यहां जो 368 में जो प्रक्रिया दी गई है वो विशेष बहुमत वाली है। अभी हम इस विशेष बहुमत को ही समझने वाले। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये विशेष बहुमत से पूरी होती है, और ये जो प्रक्रिया होती है ये साधारण बहुमत से पूरी होती है। साधारण बहुमत क्या होता है? तो हमने देख लिया, उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका 50% से अधिक जो बहुमत होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साधारण बहुमत बोलते हैं। तो हम देखेंगे
कि भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, बहुत सारे ऐसे भाग हैं जिनमें संशोधन साधारण बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो अभी हम पहले उन्हीं को देख लेते हैं कि ऐसे कौन से भाग हैं या ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिनमें संशोधन जो है वो सामान्य या साधारण बहुमत की प्रक्रिया से किया जा सकता है। तो पहले अपने विशेष बहुमत पर आने से पहले उन तमाम फैक्ट्स को चेक कर लेते हैं कि कहां कहां हमें ये बहुमत दिखाई देता है। देखिए आप, पहली बात तो ये देखेंगे हमने कि साधारण बहुमत से जो संशोधन होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक आर्टिकल में नहीं है। जैसे विशेष बहुमत वाले तो हमने एक ही आर्टिकल में रख दिए 368 में, और उसी में हमने लिख दिया कि 368 के अंतर्गत ये आर्टिकल हैं जिनमें संशोधन किया जा सकता है, यानी कि साधारण बहुमत से यह क्रिया हो सकती है। सामान्य बहुमत वाले जो संशोधन होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल में नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर अनुच्छेद में नहीं दिए हुए, बल्कि जो भाग है या जो अनुच्छेद है उसी के साथ ये लिखा गया है कि यहां जो संशोधन होगा वो सामान्य प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा या साधारण बहुमत की क्रिया द्वारा किया जाएगा। तो ऐसे कौन से संशोधन है? देखिए आप, अगर मैं ये कहूं कि आर्टिकल नंबर 2 और 3, अनुच्छेद नंबर संविधान के 2 और 3, ये दोनों जो आर्टिकल हैं ये भाग फर्स्ट से संबंधित है हमारे संविधान के, और ये दोनों का संबंध जो है वो नए राज्यों के गठन, नए राज्यों के निर्माण, उनके नाम में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, इन सब से संबंधित होते हैं अनुच्छेद नंबर 2 और 3। और ये आर्टिकल में ही लिख दिया गया है कि संसद अनुच्छेद 2 और 3 में नए राज्यों का गठन, पुराने राज्यों को विभाजित करके नए राज्यों का निर्माण, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और इसके लिए संसद साधारण बहुमत की प्रक्रिया को अपनाएगी या फॉलो करेगी। तो ये बात इस आर्टिकल में ही लिख दी गई है। तो ऐसे ही मैं कहूंगा, जैसे मान लो आर्टिकल नंबर 11 है हमारा, अनुच्छेद नंबर 11 की बात करता हूं, तो 11 के अंदर स्पष्ट लिख दिया गया है कि भारत में नागरिकता संबंधी अगर कोई संविधान संशोधन करना पड़े तो वो संसद साधारण बहुमत की प्रक्रिया द्वारा कर सकती है। तो देखिए आप, पर्टिकुलर एक अनुच्छेद नहीं है, कोई पर्टिकुलर एक आर्टिकल नहीं है, कोई 368 की तरह संविधान के अलग अलग भागों में अलग अलग जगह साधारण बहुमत के बारे में लिखी हुई बातें हैं कि यहां संशोधन संसद जो कर सकती है वो किससे कर सकती है? साधारण संशोधन से कर सकती है, साधारण बहुमत से कर सकती है। इसी प्रकार से जैसे हमने अनुसूचियां पढ़ी थी, आपको याद होगा अनुसूचियां, उसमें हमने पढ़ा था कि अनुसूची 2 जो है वो वेतन भत्तों से संबंधित है, वेतन भत्तों से। अनुसूची 5 जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति जो क्षेत्र है हमारे, उनके प्रशासन से संबंधित है। अनुसूची 6 जो है वो हमारे पास 4 राज्यों के लिए अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। अब इन अनुसूचियों में अगर कोई भी चेंज करना हो, किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो, तो संसद ऐसा परिवर्तन साधारण बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा कर सकती है। यानी कि इनके लिए आर्टिकल 368 की प्रक्रिया को फॉलो करना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ही नहीं। तो अब आप अंतर समझने की कोशिश करना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा संविधान संशोधन का, और अक्सर पेपर के अंदर इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एक जरूर होता ही होता है। बस दिक्कत ये होती है कि हमारे कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा लूज होता है और हमें ऑप्शन में कंफ्यूज करवाता है। तो अब अपने जो चीजें पढ़ रहे हैं पहले वो सामान्य संविधान संशोधन, अब आपके पास आ जाए ऐसा क्वेश्चन कि कौन सा एक काम जो है या कार्य जो है वो संसद 368 के बिना कर सकती है, तो उसमें ऑप्शन में अगर आपके सामने ये दे दें नए राज्यों के निर्माण और गठन से संबंधित विधेयक, तो आप देख रहे हैं इसके लिए 368 नहीं चाहिए हमें, इसके लिए हमें साधारण बहुमत की प्रक्रिया बहुत है, 368 की आवश्यकता हमें यहां नहीं है। नागरिकता को देना, नागरिकता को समाप्त करना, ठीक है, अभी जैसे संसद ने नया नागरिकता कानून बनाया, तो नागरिकता के अनुच्छेद में या संविधान में अगर कहीं संशोधन की जरूरत पड़ेगी तो संसद 368 की जरूरत नहीं है, संसद को 368 की प्रक्रिया को अपनाने की जरूरत नहीं है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है हमें, हम उस काम को क्या कर सकते हैं? साधारण बहुमत से ही कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाना हो, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन बढ़ाना हो, तो इसके लिए भी हमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता
नहीं है जो आर्टिकल 368 में है, वो काम हम क्या कर सकते हैं, सीधा डायरेक्टली अपने साधारण बहुमत की प्रक्रिया से कर सकते हैं, यानी कि 50% प्लस एक, आधे से अधिक एक बहुमत जो है वो इस काम के लिए पर्याप्त है। ऐसे ही मान लो आर्टिकल 169 है, जैसे राज्यों के अंदर विधान परिषद का गठन, राज्यों में विधान परिषद का गठन, तो देखो ये पावर भी संसद के पास ही है। किसी राज्य में विधान परिषद का अगर गठन करना है, दूसरे सदन का गठन करना है, एक तो विधानसभा तो होती है सभी राज्यों के अंदर, विधानसभा के साथ एक और सदन जिसको हम विधान परिषद बोलते हैं, उसका अगर गठन करने की बात आएगी तो ये गठन करने की पावर जो है वो संसद के पास है, आर्टिकल 169 के अंतर्गत। तो ऐसी अवस्था में जब किसी राज्य में वहां की विधानसभा की तरफ से एक प्रस्ताव पास होकर आए कि हमारे राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन किया जाए, तो राज्य विधानसभा के प्रस्ताव के आधार पर संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है। तो वहां जो बहुमत चाहिए संसद को ऐसा करने के लिए, ऐसा संविधान संशोधन करने के लिए, वो हमारे पास कैसा होगा, साधारण बहुमत होगा। तो अब तक आपने देखा होगा ये तमाम वो प्रक्रियाएं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, उन तमाम प्रक्रियाओं के बारे में हमने बात की है जो आर्टिकल 368 से बाहर है। कहने का मतलब पर्टिकुलर अनुच्छेद के साथ ही अटैच है ये, जैसे ये आर्टिकल 2 और 3 के साथ अटैच है, ये आर्टिकल नंबर 11 के साथ अटैच है, ये आर्टिकल नंबर 169 के साथ अटैच है। तो ऑटोमेटिकली यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि पर्टिकुलर एक अनुच्छेद ना होकर, पर्टिकुलर एक आर्टिकल ना होकर, अलग अलग आर्टिकल में साथ के साथ ये लिखा गया है कि यहां संसद या इस भाग में संसद साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन कर सकती है। तो अब मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई होगी कि साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन कौन से होते हैं। तो देखिए आप दोबारा देखिए, संविधान संशोधन हमने देखा था, ये दो टाइप का होता है हमारे पास। टाइप फर्स्ट जो है इसका वो सामान्य या साधारण संशोधन है, और इसके लिए जो बहुमत चाहिए हमें वो क्या है, साधारण बहुमत चाहिए। इसके लिए हमें 368 की आवश्यकता नहीं है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज के टॉपिक का हमारा है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत होने वाले संशोधन जो भाग 20 में अलग से दिए गए हैं, और इसमें जो प्रक्रिया हम काम में लेते हैं वो हमने किससे लिए, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए। तो यहां हम देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए। अब अपने सबसे पहले इसी के ऊपर बात करेंगे कि विशेष बहुमत क्या होता है अपने आप में। देखिए इसको पहले समझ लेते हैं अपने, फिर आगे बात करेंगे अपने। पहले हमें विशेष बहुमत को समझना जरूरी है, स्पेशल मेजोरिटी को समझना जरूरी है। विशेष बहुमत क्या होता है, सेम वही उदाहरण लेते हैं हम। लोकसभा में टोटल सदस्य संख्या हमारी जो स्वीकृत है वो 543 है, 543 है मान लो। दो एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान जो है वो हटा दिया हमने, तो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या अगर देखें तो हम 543 मान लें। अब इसमें उपस्थित सदस्य जो है वो सेम हम ले लेते हैं 510 सदस्य। मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 500, वही सेम। अब हमें जो विशेष बहुमत है उसकी शर्त क्या है, आप थोड़ा सावधानी से इसको समझना, तरीके से इसको ध्यान देना। इसको देखो मैं दो चीजें लिख रहा हूं, सदन का बहुमत या सदन का कुल बहुमत, सदन का कुल बहुमत प्लस विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, ये दो चीजें एक साथ आएगी। ये दोनों चीजें जब पूरी होगी तब उस बहुमत को हम विशेष बहुमत बोलेंगे। दोनों चीजें क्या है, सदन का कुल बहुमत, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है जितनी लोकसभा की टोटल सदस्य संख्या 543, इसका 50% प्लस 1, इसका कितना 50% प्लस 1, ये तो है सदन का कुल बहुमत। देखो आप उसमें और इसमें फर्क क्या है, उसमें हम साधारण बहुमत किसको बोल रहे थे, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% बोल रहे थे, यानी कि इसका 50% बोल रहे थे, 543 का 50% नहीं बोल रहे थे। लेकिन विशेष संशोधन की प्रक्रिया में हमें पहले कौन सा बहुमत चाहिए, सदन का कुल बहुमत, यानी कि जितनी सदस्य संख्या है 543 उसका 50% प्लस 1। तो मान लो ये संख्या हमारे पास 272 बैठी, जैसे 272, तो पहले हमें 272 मेंबर चाहिए जो उस संविधान संशोधन विधेयक को
स्वीकृति दे या उसको पारित करे, उसके ऊपर अपनी सहमति दे, वो पहले मेंबर हमें चाहिए 272। इसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उसके बाद हमें विशेष बहुमत चाहिए। ये विशेष बहुमत क्या होगा? तो ये विशेष बहुमत होगा इन सदस्यों की संख्या का 2/3। देखिए आप, जो मतदान उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका हमें कितना चाहिए? 2/3 चाहिए। इनका 2/3 अगर अपने देखें तो ये लगभग संख्या कितनी बैठेगी हमारी? ठीक है, तो ये संख्या लगभग अपने पास 320 के आसपास या जितनी भी बैठे, तो इतने सदस्य हमें चाहिए विशेष बहुमत के लिए। मतदान करने वाले सदस्यों का कितना चाहिए? हमें 2/3 चाहिए। प्लस हमें क्या चाहिए? सदन की कुल सदस्य संख्या का भी क्या चाहिए? बहुमत चाहिए। जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो बहुमत है वो कैसा है? विशेष बहुमत है। तो आर्टिकल 368 के अंदर जो प्रक्रिया दी गई है, 368 में जो प्रक्रिया दी गई है, वो पूरी प्रक्रिया विशेष बहुमत पर आधारित है। नंबर 1 पर पूरी प्रक्रिया किस पर आधारित है? विशेष बहुमत पर आधारित है। विशेष बहुमत क्या होता है? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कितना कितना परसेंट? 2/3 बहुमत। जब ये दोनों चीजें जुड़ जाए तब ये प्रक्रिया विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया मानी जाएगी। तो अब आपके क्लियर होगा ये कि साधारण बहुमत क्या होता है और विशेष बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन साधारण संशोधन कहलाते हैं और विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन विशेष बहुमत संशोधन कहलाते हैं। लेकिन यह विशेष संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत भाग 20 के अंतर्गत स्पेशल बहुमत से ही किए जा सकते हैं। स्पेशल बहुमत का मतलब हमारा यह है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ये दोनों चीजें जब एक साथ पूरी हो जाए तो प्रक्रिया हमारी कौन सी होगी? बहुमत हमारा कौन सा होगा? विशेष बहुमत। अब आपकी ये बात क्लियर होगी। अब अपने देखते हैं कि इस प्रक्रिया का उपयोग करते हुए, ठीक है, विशेष बहुमत की प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए हम आर्टिकल 368 में कितने प्रकार से संशोधन कर सकते हैं? कितने प्रकार से संशोधन कर सकते हैं संविधान में? कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करके? आर्टिकल 368 की प्रक्रिया का प्रयोग करके। या दूसरे शब्दों में मैं ये कह दूं कि संविधान में विशेष संशोधन से, विशेष बहुमत से कितने प्रकार की प्रक्रियाओं से हम संविधान संशोधन कर सकते हैं? तो ये प्रक्रियाएं 2 प्रकार की है बच्चों। ये प्रक्रियाएं 2 प्रकार की है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। देखो, आप मेरी लैंग्वेज सुना, भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकते हैं? 3 प्रकार से। 3 प्रकार से। एक हमने पढ़ दिया पहले, सामान्य संशोधन। 2 अब हम पढ़ रहे हैं, विशेष संशोधन। टोटल कुल मिला के 3 प्रकार के संशोधन। 3 प्रकार के संशोधन संविधान में हम कर सकते हैं साधारण संशोधन द्वारा, और 2 प्रक्रियाएं हम 368 के अंतर्गत। यह क्वेश्चन भी बारंबार पूछा गया है पेपर्स में और विद्यार्थी यहां भी गलती करके आते हैं। क्वेश्चन यही आता है कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रियाएं बताई गई है? तो 368 में 2 ही प्रक्रियाएं। फिर बता रहा हूं, 368 में 2 ही प्रक्रियाएं हैं। लेकिन 368 का हवाला न देके आपसे प्रश्न पूछे कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो अब क्लियर बोल देंगे 3 प्रकार से किया जा सकता है। 2 तो वो प्रक्रियाएं जो 368 में है और 1 वो प्रक्रिया जो 368 से बाहर है। कहने का मतलब साधारण संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा। तो अब ये 2 प्रक्रियाएं कौन सी हैं? इनमें मैं अगर कहूं तो एक प्रक्रिया को मैं नाम दे देता हूं केवल विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन। केवल विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन। इनके लिए तो हमें ओनली क्या चाहिए? स्पेशल बहुमत चाहिए। और दूसरी जो प्रक्रिया है उसमें हमें विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, इसके साथ साथ हमें 50% राज्यों के विधानमंडल से स्वीकृति भी चाहिए। ये देखिए आप, यानी कि भारत के संविधान में कुछ भाग ऐसे भी हैं जिनको संशोधित करने के लिए विशेष बहुमत हमें चाहिए, लेकिन उसके साथ भारत के 28 राज्य जैसे और 3 अगर केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की बात करें
तो 31 जो हमारी विधानसभाएं हैं उनमें 50% विधानसभाएं यानी कि 16 विधानसभाएं उसके पक्ष में होनी चाहिए, उस संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाली होनी चाहिए, तभी उस भाग में हम संशोधन कर सकते हैं। तो एक तो यहां हमें चाहिए केवल और केवल विशेष बहुमत, वही जो हम अभी बात कर रहे थे, 2/3 बहुमत चाहिए हमें यहां, विशेष रूप से 2/3 मेजोरिटी चाहिए। यहां 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ हमें भारत के आधे राज्यों की, 50% का मतलब मैं क्या कह सकता हूं, आधे राज्यों की विधानसभा से भी हमें क्या चाहिए, स्वीकृति या अनुमोदन चाहिए, तब यह प्रक्रिया पूरी होगी। अब पहले हम इसको समझते हैं, फिर इस पे आएंगे। ऐसे कौन से भाग हैं जिनको हम 50% राज्यों की अनुमति मिलना उनमें जरूरी है? तो ये संविधान के वो भाग हैं जो हमारे संविधान का संघात्मक ढांचा बनाते हैं। देखो आप इसको समझेंगे अपने इसको, जो हमारा फेडरल सिस्टम बनाते हैं, जो हमारा यूनियन बनाते हैं, हमारा संघ बनाते हैं। और जब हमारा संघ बना है संविधान के अंतर्गत, तो उसमें लिख दिया गया है कि संघ वो होगा जिसमें शक्तियों का लिखित बंटवारा किया जाएगा। शक्तियों का क्या किया जाएगा, लिखित बंटवारा। ठीक है। संघीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो होती है वो ये होती है कि इसका संविधान लिखित होता है, और लिखित संविधान में राज्यों को कौन सी शक्तियां मिलेगी, संघ को कौन सी शक्तियां मिलेगी, और दोनों के पास सम्मिलित शक्तियां कौन सी रहेगी, ये बात ऑलरेडी लिख दी गई है। कहने का मतलब शक्तियों को विभाजित कर दिया गया है, और शक्तियों को विभाजित कर दिया गया है, इसका मतलब ये हमारे संविधान का क्या बना रहा है, संघीय ढांचा बना रहा है। अब हमने 7वीं अनुसूची पढ़ी थी, 7वीं अनुसूची हमने पढ़ी थी, और उस 7वीं अनुसूची में हमने कहा था कि हमने भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच विषयों का बंटवारा कर दिया है, शक्तियों का बंटवारा कर दिया, जिसमें हमने संघ सूची बना दी है, जिसमें हमने राज्य सूची बना दी है, जिसमें हमने समवर्ती सूची बना दी है, और सबको अपने अपने सब्जेक्ट सौंप दिए। राज्य इतने विषयों पर कानून बनाएगा, संघ इतने विषयों पर कानून बनाएगा, और दोनों इतने विषयों पर कानून बना सकते हैं। हमने हमारी संघीय व्यवस्था को शक्तियों का क्या कर दिया है, विभाजन कर दिया। अब अगर इस संघीय ढांचे में कोई चेंज करना पड़े, जैसे राज्य सूची से कोई विषय निकाल के समवर्ती सूची में डालना पड़े, या राज्य सूची का कोई विषय संघ सूची में डालना पड़े, या हो सकता है संघ सूची का कोई विषय समवर्ती में डालना पड़े, या हो सकता है संघ सूची का कोई विषय राज्य सूची में डालना पड़े, तो इन सब में राज्यों की शक्तियां प्रभावित हो रही है। राज्य के पास जो पावर्स थी पहले ऑलरेडी संविधान में दी हुई, हमारी संघीय व्यवस्था में राज्यों को जो शक्तियां दी हुई थी वो या तो बढ़ रही है या क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे इस 7वीं अनुसूची में मैंने आपको एक बात बताई थी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया। यह बात हमने पहले पढ़ी है। इसका मतलब राज्यों के पास जो पहले विषय थे उनमें से 5 विषय एक तरीके से संघ के पास भी चले गए हैं। इसका मतलब राज्यों की शक्तियां क्या हुई है, प्रभावित हुई है। तो ये वो तमाम संशोधन है संविधान के जहां जहां राज्य अपनी भागीदारी देते हैं, यानी कि भारतीय संविधान के वो भाग जहां संघ और राज्य दोनों की भागीदारी रहती है, उस भाग में अगर कोई परिवर्तन करना पड़े तो वो परिवर्तन हम विशेष बहुमत के साथ साथ 50% राज्यों की अनुमति से ही कर सकते हैं। और उसका एक उदाहरण जो मैंने आपको बताया वो है ये 7वीं अनुसूची में होने वाले परिवर्तन केवल विशेष संशोधन से नहीं किए जा सकते। अकेली संसद उनमें परिवर्तन नहीं कर सकती, संसद के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल से भी उसको स्वीकृति मिलना क्या है, जरूरी है। वो बात अलग होती है कि ये 40-50% राज्य वही होते हैं जहां सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट एक होती है, एक ही पार्टी की गवर्नमेंट होती है, तो वो इजीली अपने राज्यों की विधानसभाओं से उसको पास करवा लेते हैं। जैसे मान लो अभी जीएसटी का कानून आया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हुई, तो जीएसटी कानून के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच के वित्तीय संबंध प्रभावित हो रहे थे।
यानी कि उसमें कई सारे ऐसे टैक्स थे जो राज्यों के टैक्स थे और वो अब जीएसटी में शामिल किए जा रहे थे। पूरे देश में एक टैक्स लगाया जा रहा था, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी। तो उस समय राज्यों की शक्तियां करों के मामले में कम हो रही थी। तो ऐसी अवस्था में जहां राज्य के हित प्रभावित होते हैं, दोबारा सुनना ये बात, ऐसी परिस्थितियां जहां राज्यों के हित प्रभावित होते हैं, वहां संसद अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती, वहां संसद को 50% राज्यों की अनुमति लेना भी अनिवार्य होगा। तो ये इसका एक उदाहरण है। और उदाहरण क्या हो सकते हैं इसके, उनकी बात कर लेते हैं। हमने शुरू से बताता हूं मैं। देखिए, आप राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आप सबने उसके बारे में पढ़ा है। राष्ट्रपति का चुनाव, उसका जो निर्वाचक मंडल होता है, जो उसका इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचक मंडल, उसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। कहने का मतलब, अगर इस प्रक्रिया में कोई चेंज करना पड़े, आर्टिकल 54 में कोई चेंज करना पड़े, इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है आर्टिकल 55 में, उस पद्धति में कोई चेंज करना पड़े, तो बताइए राज्यों के हित प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? राज्य की विधानसभाएं उसमें अपनी पार्टिसिपेशन दे रही है। इसका मतलब यहां अगर कोई चेंज करना पड़ेगा तो संसद अकेले नहीं कर सकती, उसके लिए राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति लेना भी क्या होगा, अनिवार्य होगा। तो एक ये अभी हमने देख लिया, 7वीं अनुसूची में कोई भी बदलाव करना हो वहां हमें ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तीसरी बात और देख लीजिए आप, जहां भी राज्य और केंद्र के विधायी संबंध, कार्यपालिका संबंध, वित्तीय संबंध प्रभावित होते हैं, वहां तमाम चीजें हमें इसी संविधान संशोधन से पूरी करनी पड़ेगी। विधायी संबंध हो सकते हैं, कार्यपालिका संबंध हो सकते हैं, वित्तीय संबंध हो सकते हैं, जैसे एक जीएसटी का उदाहरण अभी मैंने आपको दिया, ऐसे इनमें कोई चेंज हो सकता है। यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशंस, इस भाग को अपने अलग से संविधान में पढ़ते हैं सीएसआर के रूप में। सेंटर स्टेट के आपस में जो रिलेशन है, उन रिलेशन में अगर कोई तब्दीली परिवर्तन करना पड़े तो वो विशेष संशोधन प्लस राज्य सहमति से ही हो सकता है। और देख लीजिए और क्या हो सकता है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व अगर बदले, राज्यों का अगर प्रतिनिधित्व बदले, हर एक राज्य का अपना संसद में प्रतिनिधित्व है, कितने कितने मेंबर जाएंगे हर एक राज्य से वो डिसाइड है, उसमें अगर कोई चेंज करना पड़े तो हमें राज्यों की सहमति लेनी क्या होगी, अनिवार्य होगी। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट एक बात और देखिए, अगर आर्टिकल 368 खुद में ही कोई चेंज करना पड़े, खुद में ही कोई संशोधन करना पड़ जाए इस खुद वाले आर्टिकल में, तो भारत का संविधान तो एक है, वही संविधान संघ के लिए, वही संविधान राज्यों के लिए है। तो अगर हम संघ के लिए संविधान बदल देंगे तो राज्यों के हित तो प्रभावित होंगे ही होंगे इससे। जैसे मान लो संसद ये कह दे कि ये 50% वाला रूल है, ये हम हटा रहे हैं आर्टिकल 368 से, यानी कि खुद आर्टिकल 368 में ही परिवर्तन कर रहे हैं हम, तो बताइए क्या राज्यों की सहमति के बिना हो जाएगा क्या? इससे राज्यों की शक्तियां प्रभावित होगी या नहीं होगी? तो राज्यों की शक्तियां निश्चित रूप से प्रभावित होगी। तो वहां संशोधन हमें विशेष के साथ साथ राज्यों की सहमति से करना जरूरी होगा। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इनकी अगर क्षेत्राधिकारिता में कोई परिवर्तन करना पड़े, इनकी शक्तियों का विस्तार, इनकी शक्तियों को परिवर्तित करने की अगर जरूरत पड़े, जैसे मान लो रिट जारी करने की पावर है मान लो, और रिट जारी करने की पावर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास है, और उसकी क्षेत्राधिकारिता में कोई वृद्धि करनी है या उसके अंदर किसी प्रकार की कोई तब्दीली करनी है, तो वो हाई कोर्ट के लिए भी है, उससे भी राज्यों के हित प्रभावित हो रहे। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मामले में भी ऐसा ही सेम संशोधन हमें अपनाना पड़ेगा। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे जहां सेंटर और स्टेट के आपसी रिलेशन प्रभावित होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व प्रभावित होता है, रिप्रेजेंटेशन प्रभावित होता है, वहां तमाम प्रकार के संशोधन हमें किससे करने पड़ेंगे, किससे करने पड़ेंगे आप बता दीजिए? विशेष बहुमत के साथ साथ हमें 50% राज्यों की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
अब आप देख लीजिए, अब बच गया हमारे पास जितना संविधान, कौन सा संविधान, जो सामान्य बहुमत से हो गए वो अलग हो गए, प्लस 50% राज्यों वाले अलग हो गए। इसके बाद जो संविधान हमारा बचा है, उस पूरे संविधान में संशोधन संसद अकेले विशेष बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा कर सकती है। तो अगर मैं दूसरे शब्दों में यह कह दूं कि संविधान में होने वाले अधिकांश संशोधन जो होते हैं, अधिकांश संशोधन वो विशेष बहुमत की प्रक्रिया वाले ही होते हैं। संसद के पास ही यह पावर होती है कि वो विशेष बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद के दोनों सदन मिलकर ऐसा कर सकते हैं। बहुत कम रेयर चीजें ऐसी हैं जो भारत के संघात्मक ढांचे में चेंज लाने वाली होती है, भारत के फेडरल सिस्टम या यूनियन सिस्टम को बदलने वाली होती है। केवल उन्हीं जगहों पर हमें राज्यों की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज जितनी चीजें बची हैं, साधारण बहुमत वाली को छोड़ दो और राज्यों वाली को छोड़ दो, बाकी बचा हुआ पूरा संविधान यानी कि संविधान का अधिकांश भाग कौन से संशोधन से संशोधित होता है, कौन से बहुमत से संशोधित होता है, तो वो केवल विशेष बहुमत से। तो यहां भी अपने मूल रूप से बस मैं दो ही बातें बताऊंगा आपको। फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो मूल अधिकार हैं, उनमें अगर कोई परिवर्तन करना पड़े, केवल विशेष बहुमत से संशोधन अपना के कर सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व हमारे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उनमें कोई चेंज करना हो, अकेली संसद कर देगी। विशेष बहुमत की प्रक्रिया से कोई कानून बनाएगी, संशोधन करेगी और वो संशोधन पारित हो जाएगा। इसके अलावा बाकी बचा हुआ जो भाग है हमारा, बाकी संविधान जो बच गया है हमारा, जो सामान्य संशोधन और 50% राज्यों वाले भाग को हटा दिया जाए, तो उसके बाद जितना भी भाग है उसमें भी संशोधन, बाकी संविधान में भी संशोधन हम कौन सी प्रक्रिया से करेंगे? विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया से करेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा संविधान संशोधन, देखिए आप शुरू से चलिए, हमारा जो संविधान संशोधन है वो दो टाइप से हो सकता है, सामान्य या साधारण बहुमत से हो सकता है, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से हो सकता है। इसके लिए हमें बहुमत चाहिए वो साधारण बहुमत चाहिए, इसके लिए जो हमें बहुमत चाहिए वो विशेष बहुमत चाहिए। फिर हमने देखा साधारण बहुमत क्या होता है, तो ये हमने देख लिया कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 50% + 1, ये हमारा साधारण बहुमत है। आर्टिकल 2(3) में चेंज, आर्टिकल 11 में चेंज, अनुसूची 2 में, 5 में, 6 में चेंज, आर्टिकल 169 में चेंज, और भी बहुत सारे प्रावधान है जो हम साधारण बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा कर सकते हैं। फिर हमारे पास बचता है क्या? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का अर्थ हम देख लें, सदन का कुल बहुमत प्लस विशेष बहुमत 2/3। कुल बहुमत का मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% + 1 ज्यादा, और इसके साथ जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो ये दोनों प्रक्रियाएं जब मिल जाए तो यही अपने आप में क्या होगा? विशेष बहुमत होगा। इस विशेष बहुमत के द्वारा आर्टिकल 368 को प्रक्रिया को अपनाकर हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और यह प्रक्रिया दो प्रकार की होगी, केवल विशेष बहुमत वाली होगी, और दूसरी विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के विधानमंडल के 50% संख्या से भी उसको स्वीकृति मिलना क्या होगा? अनिवार्य होगा। अब एक लास्ट एंड फाइनल पॉइंट हमारा बचता है कि संविधान संशोधन के लिए हमें जो प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी वो क्या होगी? संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया समझते हैं हम। फर्स्ट स्टेप बताता हूं आपको। संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक, संविधान संशोधन से संबंधित बिल केवल संसद में आ सकता है, केवल संसद में आ सकता है। राज्यों की विधानसभा के पास यह पावर नहीं है। राज्यों की विधानसभा में संविधान संशोधन को लेकर विधेयक नहीं रखा जा सकता है। क्लियर रखना ये बात। केवल और केवल कौन ला सकती है? संसद ला सकती है। संसद का भी कोई भी सदन ला सकता है, संसद का कोई भी सदन ला सकता है। लोकसभा भी ला सकती है, राज्यसभा भी ला सकती है, कोई दिक्कत नहीं। संविधान संशोधन का विधेयक दोनों में रखा जा सकता है। पहले कोई भी सदन जो है वो पहल कर सकता है। तीसरी बात,
सदन का कोई भी सदस्य ला सकता है। देखिए आप, सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। कोई भी सदस्य ला सकता है, कोई भी सदस्य ला सकता है, इसका मतलब सरकार का कोई आदमी भी ला सकता है, कोई मंत्री भी ला सकता है, और मंत्री के अलावा भी कोई सदस्य ला सकता है, चाहे वो पार्टी का हो, उस पार्टी का हो जिसकी सरकार है, विपक्ष में बैठी पार्टी हो सकती है, कोई भी पार्टी का सदस्य जो विधेयक लाएगा उसको हम गैर सरकारी विधेयक बोले। मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले विधेयक हमारा सरकारी विधेयक हो। तो संविधान संशोधन विधेयक दोनों प्रकार का हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है। चौथी बात, ऐसे विधेयक को लाने के लिए हमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाने के लिए, चाहे वो कोई सा भी हो, सामान्य बहुमत वाला हो, विशेष बहुमत वाला हो, उसके लिए हमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले ये 4 पॉइंट पक्के करवा। केवल किस में लाया जा सकता है? संसद में लाया जा सकता है। विधानसभाएं, राज्य के पास ये पावर नहीं है कि वो हमारे संविधान में संशोधन कर दे। दूसरा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से। किसी भी व्यक्ति के द्वारा लाया जा सकता है, मंत्री के द्वारा भी या बिना मंत्री वाले के द्वारा भी, सरकारी और गैर सरकारी। और फिर उसके बाद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता हमें इसके लिए नहीं है। अब यहां से जो प्रक्रिया आगे चलेगी वो हमारी 2 टाइप की होगी। अगर हमें चाहिए सामान्य बहुमत, तब तो विधेयक सामान्य बहुमत से दोनों सदनों से पारित हो जाएगा, साधारण बहुमत से। अगर हमें चाहिए विशेष बहुमत कहने का मतलब 2/3 बहुमत चाहिए, तो ये बहुमत रखते हुए हमें ये दोनों सदनों से पारित करना पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा से। विशेष बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब जो बता रहा हूं, ये दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। सुनना इस बात को आप, संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। लोकसभा के 2/3 बहुमत से, लोकसभा के साधारण बहुमत से, राज्यसभा के साधारण बहुमत से, राज्यसभा के विशेष बहुमत से अलग अलग पारित होना चाहिए। यह बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर दोनों में से किसी भी सदन के द्वारा संविधान संशोधन के संदर्भ में कोई मतभेद उत्पन्न होते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा इस पर संयुक्त मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। संविधान संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट मीटिंग आयोजित नहीं हो सकती, जो आर्टिकल 108 में हमें दी गई है। वो केवल और केवल साधारण विधेयक के संबंध में हो सकती है, सामान्य विधेयक के संबंध में आयोजित हो सकती है, साधारण में हो सकती है, लेकिन ऐसे विधेयक जो संविधान संशोधन से संबंधित है उनमें ज्वाइंट मीटिंग का आयोजन नहीं किया जा सकता। क्लियर कट, कान खुले रखकर इस बात को सुन लेना। इस प्रक्रिया में जितने स्टेप आए हैं, आपको एक क्वेश्चन हर हाल में पेपर में इसमें से मिलेगा, और वो क्वेश्चन ऐसा ही होगा, संविधान संशोधन विधेयक के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है, और वहां दे देगा वो कि संविधान संशोधन जो है उस पर संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है, मतभेद होने की अवस्था में नहीं हो सकता। और लास्ट स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट स्टेप, फाइनली जब दोनों सदन से पारित हो जाए, वो अनुमति लेने के लिए या फाइनल कानून बनने के लिए, संविधान संशोधन करने के लिए वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति को इस पर अपनी स्वीकृति देना 100% अनिवार्य है। सुनना इस बात को आप, 100% अनिवार्य है। कहने का मतलब राष्ट्रपति अगर संसद के दोनों सदनों से पारित संविधान संशोधन विधेयक उसके पास जाता है तो राष्ट्रपति न तो स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है, मना नहीं कर सकता, और न ही उसको पुनर्विचार के लिए दोबारा लौटा सकता है, और न ही अपने पास रख सकता है। उसको कोई काम नहीं कर सकता। एक ही ऑप्शन है उसके पास, केवल और केवल स्वीकृति। उसको उस विधेयक के ऊपर स्वीकृति देना क्या होगा? अनिवार्य होगा।
और ये बात हमारे मूल संविधान में नहीं थी। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा था, उस समय ये बात संविधान में नहीं थी। इस बात को या इस बाध्यकारिता को हमने बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा है, और वो संविधान संशोधन जिसके द्वारा राष्ट्रपति पर यह बाध्यकारिता आरोपित की गई है, वो संविधान संशोधन है 24वां संविधान संशोधन। याद रखना आप, 1971। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देना अनिवार्य होगा। ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई बात है? 24वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई बात है। तो इस तमाम प्रक्रिया को फॉलो करते हुए संसद के दोनों सदन संविधान में संशोधन करवा सकते हैं। अब एक लास्ट एंड फाइनल बच गया कि वो जो सेकंड पार्ट, सेकंड सीन जो था हमारा, कि राज्यों के पास भी भेजनी पड़ सकता है इस संविधान संशोधन विधेयक को, वो स्टेप कहां आएगा बीच में? ये तो हमने विशेष वाला तो पढ़ लिया पूरा, लेकिन राज्यों के पास भेजने वाला स्टेप कहां आएगा? तो वो स्टेप आएगा यहां। देखो आप, जब दोनों सदनों से ये अलग अलग पारित हो जाए, तो राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले संघात्मक व्यवस्था में परिवर्तन वाले विधेयक 50% राज्यों की विधानसभाओं से पारित होने जरूरी हैं। तो राज्यों की विधानसभाओं के पास जाएंगे। तो ऐसे विधेयक जो राज्य विधानसभाओं के पास भेजे गए हैं, उनके संबंध में राज्य विधानसभाएं क्या करेगी? राज्य विधानसभाओं के पास क्या पावर है उस संविधान संशोधन विधेयक को लेकर? समझिए आप, पहली पावर, वो उस संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार भी कर सकती है, उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। दोनों काम कर सकती है। उसके संबंध में पॉजिटिव पक्ष भी रख सकती है और नेगेटिव भी रख सकती है। तो मान लो केंद्र में एनडीए की सरकार है और किसी राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तो मे भी हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार उसको अपनी विधानसभा से पारित न होने दे, अस्वीकार कर सकती। दूसरी बात, उस संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संशोधन सुझा सकती है, संशोधन सुझा सकती है कि ये बातें इसमें और ऐड होनी चाहिए, सुझा सकती है, संशोधन कर नहीं सकती। वो तो हमने पहले ही कह दिया है, संशोधन कर नहीं सकती उसमें राज्य की विधानसभाएं। केवल और केवल क्या कर सकती है? संशोधन सुझा सकती है, बता सकती है कि राज्य के अंदर ये संविधान संशोधन के अंदर चेंज होने चाहिए, कर नहीं सकती संशोधन। तीसरी बात, कितने समय में अपना मत देना है, स्वीकार करे या न करे, समय अवधि निर्धारित नहीं है। कितने भी समय अपने पास रख सकती है विधानसभा, न दे तो न दे, कोई बात नहीं, हम उन राज्यों से करवा लेंगे पास जहां हमारी सरकारें हैं। आप नहीं दोगे कोई बात नहीं, आप अस्वीकार कर दो कोई बात नहीं, हम उन राज्य विधानसभाओं को भेज देंगे जहां केंद्र और राज्य की सरकार एक ही पॉलिटिकल पार्टी की, वहां से पास हो जाएगा, कोई बात नहीं। सबसे लास्ट पॉइंट जो मैं कहूं इस पूरे लेक्चर का सबसे गोल्डन पॉइंट है, राज्य विधानसभाएं अगर इसको स्वीकार करती है, अगर इसको पारित करती है, तो हमें वहां साधारण बहुमत चाहिए। नोट कर लेना इस पॉइंट को, आरएस प्रीलिम्स का 2018 का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, कि जब संविधान संशोधन विधेयक राज्य की विधानसभा के पास भेजा जाता है तो वो कौन सा एक कार्य करती है, और वहां लिखा हुआ था कि राज्य विधानसभाओं से वो विधेयक विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जाना जरूरी है। नहीं, विशेष बहुमत केवल संसद को चाहिए। राज्य की विधानसभाओं के लिए साधारण संशोधन की प्रक्रिया या साधारण बहुमत जो हमने शुरू में देखा था, उस साधारण बहुमत के द्वारा उसको स्वीकृति दी जा सकती है। तो राज्य विधानसभाएं क्या कर सकती है वो हमने देख लिया। तो दो पार्ट थे हमारे 368 में, दोनों पार्ट हमने क्लियर कर दिए। अब अगर देखें लास्ट पॉइंट इसमें, क्या संसद की इस पावर के ऊपर कोई लिमिटेशन, कोई प्रतिबंध, कोई शर्त लागू होती है क्या? तो 1973 से पहले, 1973 से पहले एक ही बात थी कि संसद सर्वोच्च है संविधान संशोधन के मामले में।
वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी प्रकार का चेंज करना वो संसद कर सकती है। लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट के एक केस के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया। उस वाद को, उस केस को हम बोलते हैं केशवानंद भारती वाद के नाम से। और उस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत ढांचे की संकल्पना दी, आधारभूत ढांचे की अवधारणा दी, और उसमें उन्होंने ये कहा कि संसद ऐसा कोई परिवर्तन संविधान के अंदर संशोधन से नहीं कर सकती जो हमारे आधारभूत ढांचे को प्रभावित करने वाला हो, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने वाला हो। ऐसा कोई भी संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा कोई संशोधन बिल संसद पारित करती है तो न्यायपालिका उसका न्यायिक पुनरावलोकन करेगी, उसका रिव्यू करेगी, और रिव्यू करके उस संशोधन को रद्द कर देगी, नल एंड वॉइड कर देगी। कहने का मतलब यह हुआ कि संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति 1973 के बाद सीमित कर दी गई। कौन से केस में? केशवानंद भारती विवाद में। और आधारभूत ढांचे की संकल्पना के अंतर्गत संसद अब केवल उन्हीं भागों को संशोधित कर सकती है जो हमारी संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज न करने वाले। तो इस संशोधन के ऊपर सीमाएं भी लागू होती हैं 1973 के केशवानंद भारती केस के डिसीजन के बाद। तो अब आपके ये पूरा लेक्चर इजीली मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बहुत शानदार तरीके से इसको हमने कवर किया है। मेरे हिसाब से आप कोई भी हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम, यूपीएससी तक का पेपर अगर आप दोगे और इस कंसेप्ट को बड़े ठीक तरीके से अगर आपने समझा, सवाल ही नहीं है कि आपका प्रश्न गलत हो जाए। ऐसे ही सॉलिड कंटेंट के साथ गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ आपके साथ स्टेप स्टेप पर आपके साथ तैयारी में खड़ा है। जरूरत इस बात की है कि आप स्वयं को पूरे मनोयोग के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे विश्वास गार्गी संस्थान के ऊपर करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। मैं गारंटी देता हूं 7-8 एग्जाम्स क्लियर किए हैं आज तक, और भी कर देंगे। किसी भी एग्जाम का पैटर्न अपने आप में यूनिक होता है। हम ये नहीं मान सकते कि फला एग्जाम में प्रश्न आया वो आपके एग्जाम में भी आएगा, लेकिन आपकी टॉपिक की कवरेज इतनी शानदार होनी चाहिए कि आप ग्रेड 3 के पेपर में बैठे, चाहे आरएएस के मेंस में बैठे, या यूपीएससी का प्रीलिम्स दें, या सीसेट दें, या यूपीएससी का मेंस दें, आप एक लाइन के अंदर वो तमाम टॉपिक 1 घंटे के अंदर आप पूरे का पूरा याद कर। संविधान संशोधन को पढ़ाते हुए 5-5, 6-6 घंटे की क्लासेस बीत जाती है, और बावजूद उसके स्टूडेंट्स के ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। हमने सिर्फ 50 मिनट की क्लास में ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आपसे बहुत सटीक शब्दों में एक बात कहना चाहूंगा, जो कंटेंट, जो 50 मिनट टॉपिक टू टॉपिक आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के हिसाब से चले, आप कंटेंट वो सिलेक्ट कीजिए, ना कि एक टॉपिक के ऊपर 4-5 घंटे का वक्त जाया कीजिए। आप मेरे हिसाब से अगर इस टॉपिक को आप 2 बार देख लेंगे, इस वीडियो को दूसरी बार एक बार और रिवाइज कर लेंगे नोट्स बना के, संविधान संशोधन से कोई प्रश्न हमारा गलत नहीं हो सकता। आपको किसी भी दूसरे वीडियो या कंटेंट को देखने की आवश्यकता नहीं है। बस आप पूर्ण विश्वास रखिए, हम जो भी कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप जी जान से अपनी तैयारी में लगे हैं, और संघर्ष और सफलता का ये रास्ता जो है वो हम मिलकर तय करेंगे, और बहुत जल्दी आपके जीवन में सफलता का सुनहरा उजियारा जो है वो गार्गी क्लासेस के इस मंच से हम देखेंगे। मेरा ये प्रण, मेरा ये विश्वास है। आप सब लोग मेरे इस विश्वास पर खरे उतरिए। मिलते हैं कल नए लेक्चर, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।